क्वेश्चन मेरे पास मैंने ले लिया एंड एज यू माइट हैव सीन कि मैंने क्वेश्चन एक्चुअली में रैंडमली पिकअप किया है. सो सम पीपल माइट स्टिल बी सेइंग ये क्वेश्चन प्री डिसाइडेड था, बट यू आर सेइंग इट मैंने रैंडमली एक्चुअल में पिकअप किया है. मैंने कहा सिंस यहाँ पे अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा ही लिख लेते हैं. तब मैंने स्पीड को वे कर लिया तो यहाँ पे v²/2 हो गया क्योंकि ये तो टर्म 0 है तो दैट रिमेन्स नथिंग. g/3 ये बाहर आ गया, cos अल्फा का मैं sin अल्फा कर सकता हूँ एंड यहाँ पे हियर्स इज अल्फा तो अल्फा इक्वल पुट कर देंगे g/3 sin अल्फा. अब मैं 2 को इधर सेंड कर दूंगा एंड इसका रूट तो √2g sin अल्फा over 3a हो गया. दिस विल बी द आंसर. सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे हैं? हेलो एवरीवन, मैं सारिम खान हूँ, स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टू ऑल द व्यूअर्स. यही वो सारिम खान है जिनको लिटिल आइंस्टीन का अवार्ड भी मिल चुका है, खिताब भी मिल चुका है. और ये यहाँ पे देखिए पीछे यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, इसी पे बिल्कुल यहाँ पे मार्कर है जिससे कि आप पढ़ाने का काम करते हैं. जी हाँ. कितनी साल की उम्र से आप ये पढ़ाने वाला काम करते हैं? जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मैं लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ. जेईई एंड नीट के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑनलाइन. अच्छा, यहाँ पे चलिए थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे कि इनका किताब दिखाइए भाई. देखिए यहाँ पे ये फिजिक्स की कोई किताब है और ये बहुत भारी है, लग रहा है कि लगभग 2-3 केजी की किताब है. यहाँ पे लिखा है कि फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विथ मॉडर्न फिजिक्स. ये बुक आपकी है? थोड़ा इधर आइए. जी हाँ, एक्चुअली में ये बुक अंडर ग्रेजुएट के फिजिक्स को कवर करती है. मतलब फिजिक्स में जितने भी टॉपिक हैं एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो उन सारे टॉपिक्स को कवर करती है. तो ऑब्वियसली जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना टाइम दोगे प्रैक्टिस करने में अ पर्टिकुलर थिंग, उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी. तो आई गिव टाइम टू एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन वो समहाउ मेरी ओवरऑल नॉट जस्ट लिटरेचर लेकिन समहाउ मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पावर उससे इंक्रीज हुई थी. इसीलिए लॉकडाउन में मैं बिना किसी प्रायर नॉलेज ऑफ फिजिक्स के ये सब पढ़ा. लाइक आई वुड मेंशन कि मैंने लॉकडाउन में जब फिजिक्स पढ़ने स्टार्ट किया था तो वो मैंने पॉपुलर बुक H.C. वर्मा से स्टार्ट किया था, H.C. वर्मा's कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. लेकिन इवन दो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बट लैटर ऑन एवरीथिंग वेंट ऑन ईजी. जब मैंने मैथ्स भी सीखा एंड तब न्यूमेरिकल्स भी होने लगे. अभी जब आपकी उम्र अभी महज 12 साल है तो 12 साल की उम्र में अभी बच्चे हमारे हिसाब से कोई 5th क्लास में होगा, कोई 7th क्लास में होगा, लेकिन आप यहाँ पे इतनी मोटी मोटी किताबों को बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ाते भी हैं लड़कों को. हाँ जी हाँ, एक्चुअल में द थिंग इज़ कि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ा है. दैट इज़ द रीज़न. उसके साथ बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आई तो उसमें टाइम देना पड़ा. लाइक दीज आर बुक्स आर जस्ट नथिंग. इसके अलावा मेरे पास और भी कई सारी बुक्स हैं क्योंकि करेंटली वो इस रूम में नहीं रखी गई हैं. देयर आर सो मेनी बुक्स इन द अदर रूम. दैट इज़ द रीज़न. अभी मैं ये सारी तो नहीं दिखा सकता, वरना इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बुक्स हैं जो कि मैंने एंड टू एंड सॉल्व किया है. एंड दैट इज़ हाउ बस इतना आता है. तो अगर कोई कहता है कि मैंने ये कर लिया एंड मुझे इसका इतना रिजल्ट आ गया, सो दैट इज़ नथिंग. एक्चुअल में यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस मैनी टाइम्स. बहुत ही प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद ही सिर्फ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. ये मतलब कि जब आप इतनी मोटी मोटी किताबों को सॉल्व कर रहे थे, इसमें न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस हैं, जब आप कहीं फंसते थे तो आप कहाँ से उसको मतलब आगे कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ को कैसे दिमाग में समझते थे? बहुत सारे बार जब मैं फंसता था, सो टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई टीचर नहीं था, मेरा कोई ट्यूटर मेंटर नहीं है. एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर मैनी डेज मैं एक सिंगल प्रॉब्लम पे स्टक रहता हूँ. अच्छा. अगर कहीं फंस गया तो ऐसा भी हो सकता है कई दिन में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ऐसा बहुत बार होता है. सो बट स्टिल आई जस्ट कंटिन्यू वर्किंग. समहाउ स्ट्राइक कर गया तो कर गया, वरना आई विल जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन. एंड जब मैंने बुक खत्म कर दिया है सो आई जस्ट कीप थिंकिंग ऑन दैट. ऐसा नहीं है कि मार्क करके वहां से कंप्लीट हट गया. इवन मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन समहाउ आई एम स्टिल ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट कि उसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. लाइक आई वुड शो दिस वन बुक जो कि मैं करेंटली सॉल्व कर रहा हूँ. इसमें से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम बुक्स. ये जो IE Irodov है ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम बुक्स हैं
और तो हाँ, ये एक्चुअल में बहुत ही स्लिम बुक है, हाँ। लेकिन इसमें 1900 1800 प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ही टफ कंसिडर किए जाते हैं। एंड अगर आपने ये बुक सॉल्व कर ली, सो इट्स लाइक आप इजीली जेई एडवांस्ड के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इट इज सच। तो यूजुअली जेई एस्पिरेंट्स इस बुक को टच करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज जस्ट कंसिडर्ड। ऐसा भी हो सकता है आपने एक प्रॉब्लम में फंसा और उस पर कई दिन लग गए, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर। सो करेंटली आई एम सॉल्विंग दिस बुक। तो ऐसा होता है कि बहुत घंटे लगते हैं किसी प्रॉब्लम पे, बट समहाउ स्ट्राइक कर जाता है, इवन दो अगर मैं उसका सॉल्यूशन नहीं देखूंगा या फिर कुछ, आई जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट, उसके डिटेल्स को एनालाइज करना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, मतलब जो भी आप थिंक कर सकते हो, जस्ट थिंक ऑल ऑफ इट एंड समहाउ कैसे ना कैसे करके इन द एंड इट विल बी सॉल्व्ड। देखिए भाई, ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपर्ट होगा वो भी इस किताब को छूने से बिल्कुल डरेगा, लेकिन बिना कोई टीचर की मदद से, बिना कोई ऐसे इनके पास सुविधा नहीं है कि नहीं ये कहीं से हेल्प बुक लेकर करते हैं, ये किताब को सॉल्व करना भी शुरू कर दिए और काफ़ी सवाल इसमें से इन्होंने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा कि ऑन कैमरा आप कोई ऐसे सवाल कीजिए जिससे कि दर्शक देखे। तो इसमें से लेट मी पिक अप एनी क्वेश्चन। यहाँ पे देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हियर। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ 1.69 कि a bar of mass m resting on a smooth horizontal plane starts moving due to the force F equals mg/3 of constant magnitude. In the process of its rectilinear motion, the angle alpha between the direction of this force and the horizontal varies as alpha equals as, where a is a constant and s is the distance traversed by the bar from its initial position. Find the velocity of the bar as a function of the एंगल अल्फा। तो ये क्वेश्चन मेरे पास मैंने ले लिया एंड एज यू माइट हैव सीन कि मैंने क्वेश्चन एक्चुअली में रैंडमली पिकअप किया है। सो सम पीपल माइट स्टिल बी सेइंग ये क्वेश्चन प्री डिसाइडेड था, बट यू आर सेइंग इट मैंने रैंडमली एक्चुअल में पिकअप किया है। तो मैं यहाँ पे इनका कहना है कि कुछ लोग देखने के बाद ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन पहले से डिसाइड किया हुआ था कि ऑन कैमरा इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन कदाचित ये सामने आ गया है रेंडमली और इसी पे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। ओके, तो दिस इज 1.69। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेरे पास एक बार है जिसका मास m गिवन है, जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। अच्छा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज F इक्वल्स mg/3, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एंड जब ये बार रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है तो इसका जो एंगल अल्फा है of the force and the distance traversed, displacement actually horizontal वे में displacement होगा obviously। तो ये given है हमें अल्फा इक्वल्स a टाइम्स f where a is a constant and s is the distance traversed। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पहले कहीं फोर्स एक्सर्ट हो रही है mg/3 किसी भी रैंडम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जहाँ पे जब ये डिस्टेंस हो गया हमारा s कवर्ड तो एंगल अल्फा बन गया, दैट इज अल्फा इक्वल्स a टाइम्स s। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ द बार एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल अल्फा। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पहले अल्फा इक्वल्स as गिवन है एंड f इक्वल्स mg/3 गिवन है। तो मैं क्या कर लूँगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे किसी जब एंगल अल्फा होगा तो यहाँ पे f cos अल्फा इसका एक कॉम्पोनेंट बनेगा, जिसे मैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं। तो mg/3 cos अल्फा को मैं इजीली लिख सकता हूँ एज m टाइम्स a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बन गया g/3 cos अल्फा। ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है एंड सिंस डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल्स होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल लिया जा सकता है। नाउ व्हाट आई कैन डू, सिंस यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट करना है एंड टाइम विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प बट डिस्टेंस, तो मैं ax को v dv/ds कर देता हूँ। एंड व्हेन आई डू दैट तो v dv तो हो गया ax, जिसे मैं नॉर्मली a ही लिख रहा हूँ, ds एंड फिर इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, व्हाट आई विल डू ओवर हियर कि a को मैं लिख लेता हूँ अब g/3 cos अल्फा एंड ये ds हो गया। बट यहाँ पे इसे डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्फा है एंड यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ds के रेस्पेक्ट में। तो अगर मुझे अल्फा इक्वल्स as गिवन है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि d अल्फा इक्वल्स a ds। तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब क्या कि ds इक्वल्स तो हो गया d अल्फा ओवर a, तो ds को मैं d अल्फा ओवर a लिख देता हूँ, मतलब v dv इक्वल कर सकता हूँ g/3 cos अल्फा एंड टाइम्स में ds हो गया, तो ये d अल्फा ओवर a के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे a मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन आई कैन इंटीग्रेट इट
एंड जब डिस्टेंस 0 थी तो ये रेस्ट कर रहा था, मतलब स्पीड भी 0 थी। जब ये डिस्टेंस s हो गई तब मैंने कहा सिंस यहाँ पे अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा ही लिख लेते हैं। तब मैंने स्पीड को v कर लिया तो यहाँ पे v²/2 हो गया, क्योंकि ये तो टर्म 0 है तो दैट रिमेन्स नथिंग। g/3 ये बाहर आ गया, cos अल्फा का मैं sin अल्फा कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे हियर इज अल्फा, तो अल्फा इक्वल पुट कर देंगे g/3 sin अल्फा। अब मैं 2 को इधर सेंड कर दूंगा एंड इसका रूट तो स्क्वायर रूट ऑफ 2g sin अल्फा ओवर 3a हो गया। दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एंड आई विल मैच इट विद द आंसर शीट। तो हियर वी हैव, देखिए भाई आंसर के यहाँ पे अब मैचिंग कराया जाएगा कि क्या 69 v इक्वल्स द अंडर रूट ऑफ 2g ओवर 3a टाइम्स sin अल्फा, दैट इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो इस बुक्स में से क्वेश्चन जो बिल्कुल अचानक सामने आया उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं और इन्होंने आंसर शीट से मिलाया, बिल्कुल एकदम हूबहू आंसर मिल गया है। यानी कि जो यहाँ पे आपने सवाल को सॉल्व किया बिल्कुल उसका आंसर करेक्ट है। जी हाँ, एक्चुअल में हमें यही प्रॉब्लम में रियलाइज करना था कि आप इसका कंपोनेंट लोगे यहाँ पे कि कोई भी रैंडम आपको इंस्टेंट चूज करना है जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। एंड यहाँ पे द थिंग इसकी नॉर्मली फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चंस में फोर्स वैरी करता है एंड आप फोर्स को ऐसे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो, लेकिन यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, लेकिन जहां पे आप इस फोर्स को लगा रहे वो बदलता जा रहा है। पहले यहाँ पे लगा रहे और डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और यहाँ पे लगा रहे एंड इसका रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस वो कांस्टेंट है। तो वी हैव टू रियलाइज ओनली दैट एंड हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन को नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है बट अल्फा के रेस्पेक्ट में यहाँ पे यू हैव टू डू दैट, दैट्स द थिंग। ये बताइए कि यहाँ पे इतनी तगड़ी बुक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठाकर यहाँ पे हल कर देते हैं, मिनटों में हल कर देते हैं, नो डाउट। आप जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई स्टूडेंट आपकी वीडियो को देख रहा है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लाखों रुपए खर्च करके, उनको क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो यही रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करने से ही ये सब आएगा। लाइक आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे रफली 4-5 मिनट लगे होंगे, लेकिन इससे पहले मैंने जितने सारे प्रॉब्लम्स किए उसके बाद ही मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ। सो 4-5 मिनट, 10 मिनट या फिर 1 घंटे की मेहनत करने के बाद आप 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते एंड दिस इज अ फैक्ट। उसके लिए कई महीने या फिर साल आपको मेहनत करना पड़ता है एंड फिर ओनली यू कैन सॉल्व दिस 5 मिनट का क्वेश्चन। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, कई बुक्स सॉल्व करना होगा। सो एनीवन सेज कि आप बुक्स सॉल्व मत करो, बस मेरे कोचिंग के मटेरियल्स रीड कर लो, बस मेरे नोट्स कर लो एंड मेरे डीपीपीज या फिर मॉड्यूल्स कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट इज नॉट सच। आप वो सब करो, इट इज गुड कि आपके पास ये नोट्स एंड मॉड्यूल्स जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास हैं, लेकिन उसके साथ आपको बुक्स भी रीड करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम बुक्स जितना हो सके सॉल्व करना चाहिए। देन ओनली यू विल गेन मैच्योरिटी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाए, तब आप इजीली उसे बस क्रैक कर सकते हो। देखिए तो इन्होंने टिप्स भी दिया, जो भी बच्चे नीट की आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने टिप्स दिया। एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी डिस्कवर करना चाहता हूँ, मतलब एक ऐसे इक्वेशन जो कि पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सके एक सिंगल इक्वेशन से। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो भी इक्वेशंस लिखे, ये पूरा अगर आप देख लो, ये जो भी मैं मैथमेटिक्स कैरी आउट कर रहा हूँ, इन दी एंड ये सब रिवॉल्व करता है अराउंड F इक्वल्स ma। मतलब F इक्वल्स ma मैं कह सकता हूँ इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन फिजिक्स। अगर फिजिक्स का कोई सिंगल सबसे ज्यादा जरूरी इक्वेशन है सो दैट इज F इक्वल्स ma, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ था। तो F इक्वल्स ma समहाउ पूरे क्लासिकल फिजिक्स को या फिर पूरी मैकेनिक्स को समहाउ समराइज करता है। ऐसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सिर्फ आपको 4 इक्वेशंस चाहिए। मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सम अप करते हैं। तो फिजिक्स में ऑल देयर इज कि आप कैसे इन सारे लॉज को कम से कम स्पेस में लिख सकते हो, दैट इज व्हाट फिजिक्स एक्चुअली मींस। तो करेंटली तो हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए 2 डिफरेंट थ्योरीज हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जो बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए जनरल रिलेटिविटी को यूज किया जाता है। एंड जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर डाउन टू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स,
या फिर क्वार्क्स, तो उस लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया जाता है। तो हाँ, करेंटली द प्रॉब्लम विद फिजिक्स इज कि ये दोनों लॉस करेक्ट नहीं हो सकते। जैसे इन्हें फॉर्मुलेट किया गया है एंड जैसे देखा गया है कि अगर आप कुछ भी कंसिडर करते हो, आप अपना मोबाइल फोन देखो, आप अपना कंप्यूटर देखो, ये सब पॉसिबल है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को फॉर्मुलेट किया गया है। ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स से बनाई गई है। लेकिन अगर आप जीपीएस देखते हो तो ये जनरल रिलेटिविटी से, मतलब दोनों लॉस से इतने ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस भी हुए हैं, तो ऑब्वियसली लॉस करेक्ट तो होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए क्योंकि ऐसे इन्वेंशंस हो चुके हैं इन लॉस से, मतलब होना चाहिए। लेकिन तो प्रॉब्लम इज कि दोनों लॉज एक दूसरे को अपोज करते हैं एंड दैट इज व्हाट प्रॉब्लम इज कि समझ नहीं आते व्हाट साइंटिस्ट हैव टू डू कि दोनों लॉज एक दूसरे के फेवर में हो व्हाइल आल्सो बीइंग करेक्ट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत बार फिजिक्स में आई हैं जिससे इन लॉज को मॉडिफाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। सो द थिंग इज कि अब मॉडिफिकेशन के लिए दैट इज सेट टू बी अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक सिंगल थ्योरी जो कि दोनों लॉज को एक्सप्लेन कर सके, मतलब पूरे यूनिवर्स को एक सिंगल इक्वेशन से या फिर एक सिंगल थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सके। सो दैट इज माई एम टू। अगर मैं कोई स्पेसिफिक टिप देना चाहूँ तो कोई कॉम्पिटिशन है स्पेशली जेईई एंड नीट, तो इसमें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो फैक्टर है वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन का है कि कैसे आप क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करे हो, क्योंकि जितना बेटर आप क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करते हो, जितना बेटर उसे समझते हो, उतना ही बेटर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्विकली आप ये कर सकते हो एंड कितनी स्पीड से क्वेश्चन को रीड करे हो। एंड उसके लिए आई वुड से कि नॉट जस्ट दिस बुक, आप कोई भी कोर्स बुक पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ आप कोई दूसरी जनरल कैटेगरी में कोई भी दूसरी बुक या फिर कोई नॉवेल भी पढ़ सकते हो। ऑल्दो आई वुड से कि अगर ये आपकी कोर्स से रिलेटेड नहीं भी है, इट डजंट मैटर, आप कोई भी नॉर्मल नॉवेल पढ़ो, लेकिन अपने एक रीडिंग हैबिट डेवलप करो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे आपकी स्पीड ऑफ रीडिंग बढ़ेगी, आपकी कॉम्प्रीहेंशन एंड इवन द स्पीड फॉर इट भी बढ़ेगी। एंड व्हेन दैट विल हैपन, तो ऑब्वियसली आप जब एग्जाम में जाओगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए। सो इवन यू विल फील इनफैक्ट बेटर, आपका ब्रेन और स्ट्रांग वर्क करेगा एंड योर स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड योर कॉम्प्रीहेंशन भी इजिली इंक्रीज हो जाएगा। सिंस वी से कि अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ द सॉल्यूशन, तो आधा सॉल्यूशन तो आपका ऐसे ही हो गया। सो दैट इज व्हाट आई वुड से कि एक अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए।